हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर सभी का। टॉपिक चल रहा था अपना मॉडल ऑक्सिलियरीज, जिसकी हम 2 क्लास में अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कर चुके थे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कुछ रूल्स थे जिन्हें हम अच्छे प्रकार से डिस्कस कर चुके थे। और लास्ट क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो ये डिस्कस कर रहे थे कि ये रूट फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकेंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है। तो उस संदर्भ में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जब भी हमें आईएनजी फॉर्म बनानी है तो रूट फॉर्म का प्रयोग करना है। टू के बाद भी रूट फॉर्म लगती है, इंपेरेटिव सेंटेंसेज में रूट फॉर्म लगती है। इसी प्रकार से मॉडल्स के बाद भी रूट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर हमने डिस्कस किया था कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें आज तक गलत रूप से मॉडल के रूप में पढ़ाए गए, जैसे ऑट टू, यूज टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, कैन की पास्ट फॉर्म कुड होती है, मे की माइट होती है, ये सब हमें बताया गया। जबकि हमने कहा कि ये ऐसा कुछ नहीं होता, हमने ये डिस्कस कर लिया था। हमने अच्छे प्रकार से रूल्स को एक्सप्लेन करके ये प्रूव भी कर लिया था कि वाकई में इनकी कोई फॉर्म नहीं होती, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब की कभी कोई फॉर्म नहीं बनती। क्लियर हुआ यहां तक? लास्ट क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे वर्ब की फॉर्म्स पर, यानी मेन वर्ब की जो फॉर्म्स हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करना स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि मेन वर्ब की फॉर्म्स जो होती हैं मेन रूप से तो 3 ही होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। लेकिन एक्सप्लेन करने के लिहाज से हम उन्हें बढ़ाकर और भी बता देते हैं या पढ़ लेते हैं। तो उस संदर्भ में मैंने भी आपको कहा था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के बाद में फोर्थ फॉर्म भी एक हम पढ़ते हैं, फिफ्थ फॉर्म भी पढ़ते हैं, और फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी फॉर्म। तो सिंपल रूप से हम ये कह सकते हैं प्रोग्रेसिव फॉर्म इज कॉल्ड, प्रोग्रेसिव यानी जो प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करती है, कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करती है, और कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करती है आपकी आईएनजी फॉर्म। तो प्रोग्रेसिव फॉर्म इज कॉल्ड फोर्थ फॉर्म, एंड फॉर दिस फॉर्म, प्रोग्रेसिव फॉर्म, वी हैव टू यूज आईएनजी। और ये आईएनजी किसके साथ लगाया जाता है ये भी हम डिस्कस कर चुके थे कि आज तक तो हमें पढ़ाया गया कि आईएनजी वर्ड इज आईएनजी सफिक्स कह दीजिए आप इसे, कि आईएनजी सफिक्स जो है वो फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाया जाता है। लेकिन हम लास्ट क्लास में अच्छे प्रकार से डिस्कस कर चुके थे विद एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स के साथ कि फर्स्ट फॉर्म के साथ कभी आज तक ही नहीं लगा आईएनजी। अब तो क्या लगेगा, खैर रूल्स बन चुके हैं। तो फिर ये आईएनजी लगता किसके साथ है? तो हमने पढ़ा था कि वर्ब की, हर एक वर्ब की एक रूट फॉर्म होती है जो जड़ है, जिनसे शाखाएं निकली हैं, जिनसे फॉर्म्स बनी हैं, तो वो रूट फॉर्म लेती है अपने साथ आईएनजी। आईएनजी कभी फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं लगेगी। और हमने एग्जांपल्स के रूप में पढ़ा भी था कि एक फॉर्म है हमारे पास बी, बी की फॉर्म जो है फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होती है। तो हमने आज तक ही आईएनजी कभी इज के साथ, एम के साथ या आर के साथ लगता हुआ नहीं देखा, हमेशा बी के साथ ही हम आईएनजी लगाते हैं और बीइंग एक वर्ड बनता है। क्लियर हुआ यहां तक? इससे आगे हम बढ़ते हैं कि आखिर ये फॉर्म्स जो हैं आपकी 5 फॉर्म हमने जो लिखी थी, इनका क्या पर्पज है, क्या यूज है, केवल एक सिंपल वे में। हालांकि इनकी एक्सप्लेनेशन करना टेंस पढ़ने के दौरान ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यहां एक फॉर्म ऐसी है जो आपके मॉडल में इंपॉर्टेंस रखती है अपने, और उसकी वजह से एक बार इन सभी को हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, सभी को बता देते हैं एक बार। तो उसे मैं आपको एक बार यहां पर कंप्लीट करवा देता हूं। तो देखिए, हमने ये पढ़ा था कि यहां आपके पास मेन वर्ब है, क्लियर। और इस मेन वर्ब की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था कि इसकी एक फॉर्म होती है कौन सी? फर्स्ट फॉर्म। एक फॉर्म है हमारे पास कौन सी? सेकंड फॉर्म। इसी प्रकार से एक फॉर्म है कौन सी? थर्ड फॉर्म भी हमने पढ़ ली थी। एक फॉर्म हमने पढ़ी है कौन सी? फोर्थ फॉर्म। और एक हमने लिख दी थी फिफ्थ फॉर्म। अब जो हमने वास्तविक जो इसके रूल्स पढ़े हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। फर्स्ट फॉर्म के रूप में हमने जैसे कि पढ़ा गो, सेकंड के रूप में हमने पढ़ लिया था वेंट, थर्ड के रूप में हम पढ़ते आए हैं गॉन, फोर्थ के रूप में हमने पढ़ा गोइंग। इसे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। क्या लिखना है? फर्स्ट फॉर्म लिखना है क्या? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखना है क्या? नहीं। क्या लिखना है? रूट फॉर्म, रूट फॉर्म प्लस आईएनजी। और इसी प्रकार से फिफ्थ फॉर्म है आपकी टू गो, यानी टू के प्लस में कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट फॉर्म लगानी है क्या? नहीं। कौन सी फॉर्म लगानी है? रूट फॉर्म ही लगानी है हमें। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखिए, फॉर्म्स का कुछ पर्पज भी है। एक पर्पज है, और वो पर्पज क्या है कि ये फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो आपके इंडेफिनिट सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है। फर्स्ट फॉर्म मुख्य रूप से आपके इंडेफिनिट सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगी, और उसी प्रकार से सेकंड फॉर्म भी आपके
इंडेफिनिट पोजीशन को ही रिप्रेजेंट करती है। यानी सेकंड फॉर्म का प्रयोग भी हम इंडेफिनिट सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं और फर्स्ट का प्रयोग भी हम इंडेफिनिट सिचुएशन के लिए ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो यहां आपको पता लगेगा कि जैसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं तो इंडेफिनिट शब्द आ गया तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इंडेफिनिट में दो ही शब्द आ सकते हैं, दो ही फॉर्म आ सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड। और फर्स्ट तो पास्ट में आएगी नहीं, तो फिर कौन सी आएगी? सेकंड फॉर्म। तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी? फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से आपकी रूट फॉर्म जो है वो भी आपके इंडेफिनिट सिचुएशन को ही रिप्रेजेंट करती है। किस सिचुएशन को? इंडेफिनिट सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारे पास तीन फॉर्म हुई जो इंडेफिनिट सिचुएशन मुख्य रूप से रिप्रेजेंट करती हैं। कौन सी? रूट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म। क्लियर यहां तक? फिर आती है आपकी थर्ड फॉर्म। तो ध्यान दीजिएगा, थर्ड फॉर्म आपको बताती है किसके बारे में? परफेक्टनेस के बारे में। किसके बारे में बताती है? परफेक्टनेस के बारे में बताती है। तो सिंपल सा हमारे कंसेप्ट ये समझ में आता है कि परफेक्टनेस में एक शब्द हमें मिला, क्या? परफेक्ट शब्द मिला। तो इससे हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है कि इफ वी फाइंड द वर्ड परफेक्ट इन द नेम ऑफ एनी टेंस वी हैव टू यूज थर्ड फॉर्म इन दैट टेंस। यानी किसी भी टेंस के नाम में अगर हमें परफेक्ट शब्द मिल जाता है तो ये सीधी सी बात है, हमें वहां पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। ये विशेष याद रखना है आपको। क्लियर है? फिर आपकी फोर्थ फॉर्म जो है वो आपके बताती है किसको? कंटिन्यूटी को बताती है। कंटिन्यूटी को, कंटिन्यूटी का मतलब है वही कंटिन्यूअस शब्द आ गया, और कंटिन्यूअस शब्द आ गया तो इसका भी सीधा सा मतलब ये निकलता है कि जिस किसी टेंस के नाम में कंटिन्यूअस शब्द आपको मिलेगा वहां आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी होगी। एग्जांपल्स आपके सामने हैं। देखिए, जैसे परफेक्टनेस की हम बात कर रहे थे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। पास्ट परफेक्ट में कौन सी आती है? थर्ड फॉर्म आती है। फ्यूचर परफेक्ट में भी कौन सी आती है? थर्ड फॉर्म आती है। क्लियर है? इसी प्रकार से और तो यहां तक तो चलिए ठीक है, थर्ड फॉर्म बोला है तो इसका सीधा सा मतलब है थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी, कैसे भी करो चाहे आप। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस एक टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस एक टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस एक टेंस है, इनमें भी परफेक्ट शब्द मिल रहा है। और परफेक्ट शब्द यदि मिल रहा है तो उस परफेक्टनेस को ही रिप्रेजेंट करने के लिए बी की थर्ड फॉर्म के रूप में हम बीन का प्रयोग करते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपके समझ में आ गया होगा कि बीन का प्रयोग वहां क्यों किया जाता है। हैज बीन, हैव बीन कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वहां बीन का तो पर्पज ही कुछ और है। क्लियर यहां तक? फिर यहां पर कंटिन्यूटी की बात हम कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस टेंस की बात अगर हम करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि कंटिन्यूअस का पता कैसे लगेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सी फॉर्म? आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूअस में कौन सी? आईएनजी। फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी कौन सी? आईएनजी। जितने भी कंटिन्यूअस शब्द जहां भी मिले वहां आईएनजी लगानी है। ठीक है, अब आते हैं आपकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। देखिए, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के मुख्य रूप से तीन प्रयोग हैं, लेकिन तीन में से भी एक प्रयोग ही आपके काम का है मॉडल्स के दौरान। लेकिन जब इनके लिखें तो एक बार तीनों के प्रयोग तो यहां पर भी मैं आपको लिख देता हूं। देखिए, ये तो है आपका इंटेंशन। एक तो ये बताता है आपके इंटेंशन को, जिसे आप हिंदी में इरादा कहते हैं। क्या कह देते हैं? इरादा। किसी काम को करने का इरादा होता है हमारा। ठीक है। दूसरा ये आपके बताती है किसको? कंपल्सन को। किसको बताती है? कंपल्सन। कंपल्सन जिसे कहा जाता है क्या? मजबूरी। क्या कहा जाता है? मजबूरी। और तीसरा ये आपको बताती है किसके बारे में? पर्पज, यानी उद्देश्य के बारे में बताती है, किसी काम को करने का क्या उद्देश्य है। अब रही बात ये इनकी कि जब ये एक फॉर्म है और तीन तीन कंडीशन बता रही है तो इनमें डिफरेंस कैसे करें फिर हम, कि कब तो ये इंटेंशन को बताएगी, कब फिफ्थ फॉर्म कंपल्सन को बताएगी, कब फिफ्थ फॉर्म पर्पज को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसका भी सीधा सा कंसेप्ट है कि इंटेंशन तो ये तब बताएगी जब फिफ्थ फॉर्म के साथ आप इज, एम, आर या वाज वर्ब में से किसी का प्रयोग करेंगे। या तो इज का प्रयोग करो, एम का, आर का, वॉज का, या वर का प्रयोग आप करते हैं तो वो इंटेंशन को रिप्रेजेंट करती है। कंपल्सन का पता तब लगता है जब आप फिफ्थ फॉर्म के साथ हैज, हैव और हैड का प्रयोग जब हम करेंगे
तो उस कंडीशन में हैज, है और हैड के साथ ये कंपल्सन को रिप्रेजेंट करता है, मजबूरी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और पर्पज ये तब रिप्रेजेंट करती है जब अदर फॉर्म, कोई फॉर्म दूसरी आए और उसके बाद में कौन सी फॉर्म आ जाए, फिफ्थ फॉर्म आ जाए, यानी कोई भी फॉर्म आ जाए, फर्स्ट आ जाए, सेकंड आ जाए, थर्ड आ जाए, फोर्थ आ जाए, कोई भी आ जाए, तो उसके बाद आपको जो फिफ्थ फॉर्म लगानी है, तो फिर वो स्ट्रक्चर आपके पर्पज को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है यहां तक। अब इसके बाद में देखिए कंसेप्ट है सीधा सा, जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिखा, ही हैज टू गो दियर, और आपसे पूछा गया कि विच कंसेप्ट और नोशन इज बीइंग यूज्ड इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में कौन सा कंसेप्ट या नोशन यूज किया जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो अब आप सीधी सी बात यहां पर ध्यान रखिए, किसका प्रयोग हो रहा है, हैज का, उसके बाद में टू प्लस वर्ब की रूट फॉर्म आ गई है गो, और जब टू प्लस रूट फॉर्म आ गई है तो टू प्लस रूट फॉर्म कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म, और फिफ्थ फॉर्म के साथ जब भी हैज है और हैड आता है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कंपल्सन को, तो यहां हैज भी आ गया, फिफ्थ फॉर्म आ गई है, सो वी कैन से दैट कंपल्सन इज बीइंग यूज्ड इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में किसका प्रयोग हो रहा है, कंपल्सन का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये विशेष याद रखिए कि कंपल्सन के बारे में आपको कौन सी स्ट्रक्चर बताती है। एक कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ कि इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट कंसेप्ट दैट इज रिलेटेड टू कंपल्सन, वी हैव टू यूज फिफ्थ फॉर्म विद हैज, हैव और हैड। यानी जब भी हमें एक ऐसे कंसेप्ट का प्रयोग करना है, ऐसे सेंटेंस का प्रयोग करना है जो कंपल्सन को रिप्रेजेंट करे, तो आपको फिफ्थ फॉर्म के साथ हैज और हैड का प्रयोग करना होगा। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है मॉडल्स के संदर्भ में। क्लियर यहां तक। अब इसके साथ हमारा एक कंसेप्ट और क्लियर हुआ कि हमारे रूट फॉर्म समझ में आ गई, फर्स्ट फॉर्म समझ में आ गई, सेकंड समझ में आ गई है, थर्ड है, फोर्थ और फिफ्थ है, ये पांचों समझ में आ गई और इनका पर्पस भी समझ में आ गया है कि इनका प्रयोग हम क्यों करते हैं, क्या इनका प्रयोग है। क्लियर यहां तक। अब देखिए मॉडल्स किसका काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का, जिनके बाद में आपको यूज करनी होती है क्या, वर्ब की रूट फॉर्म। ये स्ट्रक्चर याद रखो आप। तो मॉडल्स दैट आर कॉल्ड ऑक्सिलियरीज, ऑक्सिलियरीज मींस हेल्पिंग वर्ब, और इनके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी है, कौन सी फॉर्म लगानी है, रूट फॉर्म लगानी है। विशेष याद रखना है कौन सी फॉर्म लगानी है, रूट फॉर्म लगानी है। क्लियर यहां तक कंसेप्ट। अब देखिए मॉडल्स कितने होते हैं ये हमने डिस्कस कर ही लिया था। तो ये देखिए मॉडल डिस्कस करने के बाद में कितने होते हैं, संख्या हमने डिस्कस कर ली थी, लेकिन अब यहां पर कोई बातें पता हमें लगती हैं जब मॉडल पूरा पढ़ लेते हैं हम जब। तो यहां पर हमारे पास दो तरीके हैं मॉडल को कंप्लीट करने के। मॉडल्स को एक बार तो हम सभी को डिटेल में समझ लेते हैं, और फिर उसमें जो कंफ्यूजेबल पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि हमारे यहां कई मॉडल ऐसे हैं जिन्हें एक ही कंडीशन के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में देखिए कि आपके कैन और मे दोनों आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। क्यों कंफ्यूज करते हैं, किस बेस पर कंफ्यूज करते हैं, बिकॉज माय डियर दोनों का प्रयोग आपके किया जाता है किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, परमिशन रिप्रेजेंट करने के लिए। अब माय डियर आप बिल्कुल ये कह सकते हैं सर इसमें कंफ्यूजन क्या क्रिएट होगा, सबको क्लियर होता है ये तो कि कैन इज यूज्ड टू इंडिकेट इनफॉर्मल परमिशन एंड मे इज यूज्ड टू इंडिकेट फॉर्मल परमिशन। मे का प्रयोग फॉर्मल परमिशन के लिए और कैन का इनफॉर्मल के लिए। तो भैया ये तो रूल ही तो हुआ, एप्लीकेशन नहीं हुआ है अभी। नॉलेज और एप्लीकेशन दोनों अलग चीजें हैं। किसी चीज की नॉलेज आ जाने से उसका एप्लीकेशन आपको आ जाएगा, उसे अप्लाई करना आपको आ जाएगा, ये बिल्कुल कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। आपने कहा कि ये फॉर्मल परमिशन इनफॉर्मल परमिशन के लिए यूज होता है, आप मुझे बताएंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस कैसे करते हैं, कौन सी परमिशन फॉर्मल होती है कौन सी इनफॉर्मल होती है। क्योंकि माय डियर जब एग्जाम में सेंटेंस आता है ना तो फॉर्मल इनफॉर्मल कुछ नहीं सूझता, तो पहले से ही क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कैन और मे दोनों परमिशन को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आते हैं आपके जैसे कि अगले मॉडल की सीरीज में एक आता है आपका कुड और एक आता है आपका वुड। ये दोनों कंफ्यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये दोनों आपके पोलाइट
रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट करने के काम में आते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट बताता है कुड बी और वुड बी, दो तरह की पोलाइट रिक्वेस्ट होती हैं, दोनों को एक को बताता है कुड और दूसरे को बताता है वुड। चलिए ये भी बात यहां तक हम एक्सप्लेन कर लेंगे, समस्या ये भी है कि परमिशन और पोलाइट रिक्वेस्ट में भी डिफरेंस हमें करना होगा। अब ये मत बोल देना सर परमिशन का मतलब तो अनुमति देना होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब विनम्र निवेदन होता है। ये इनका ट्रांसलेशन है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, रूल्स नहीं है और एप्लीकेशन नहीं है इसकी। तो फैक्ट क्या है, क्योंकि जब एग्जाम में सेंटेंस आता है ब्लैंक देता है और फिर पूछता है कि फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट मॉडल, एप्रोप्रिएट मॉडल से इस ब्लैंक को फिल कीजिए, तो माय डियर वो चाहे परमिशन का सेंटेंस हो या पोलाइट रिक्वेस्ट का, एक जैसा ही लगता है, एक जैसा लगता है कि हमसे कोई कुछ पूछ रहा है। और पूछने में फिर हमें कैसे पता लगे कि ये सेंटेंस परमिशन का है या पोलाइट रिक्वेस्ट का, यही पॉइंट है इन दोनों में आपको डिस्कस करना है और डिफरेंस करके और फिर ही अप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद में अगली सीरीज जैसे कि है हमारे पास, एक हमारे पास मॉडल है शुड, एक हमारे पास मॉडल है मस्ट और एक हमारे पास मॉडल है ऑट। तीन मॉडल हैं, इन तीनों मॉडल्स की अगर हम बात करें तो तीनों मॉडल्स एक साथ आपको बताते हैं किसके बारे में, क्या लिखा है, मॉरल ऑब्लिगेशन के बारे में बताते हैं। किसके बारे में, मॉरल ऑब्लिगेशन के बारे में बताते हैं। तीन मॉडल हैं आपके पास, अभी तक तो दो दो थे, अब एक और बढ़ गया मॉरल ऑब्लिगेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर इसके बाद में अगर हम आते हैं तो हमें पता लगता है कि एक मॉडल है कैन, एक है मे, एक है कुड, इसी प्रकार से है माइट और एक मॉडल पढ़ना होगा आपको क्या, मस्ट। यानी पांच एक साथ आपको डिस्कस करने होंगे, क्योंकि माय डियर ये पांचों की पांचों ही आपको बताते हैं किसके बारे में, पॉसिबिलिटी के बारे में बताते हैं। पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं पांच मॉडल। तो अब ये तो हमें विशेष ध्यान से समझना होगा ना कि कौन सी पॉसिबिलिटी को कैन बताता है, कौन सी पॉसिबिलिटी को मे बताता है, कौन सी पॉसिबिलिटी के लिए कुड माइट मस्ट, इनमें डिफरेंस क्या है, तभी तो प्रॉपर यूज कर पाएंगे हम इन्हें। ठीक है, इसके बाद में फिर हमारे पास आता है मॉडल की सीरीज में अगला वुड एंड यूज्ड। दोनों कंफ्यूज इसलिए करते हैं कि दोनों ही हमें बताते हैं किसके बारे में, पास्ट हैबिट के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं, पास्ट हैबिट के बारे में। फिर इसके बाद में आपको डेयर और नीड को एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि इनका प्रयोग दो तरीके से किया जाता है, मॉडल के रूप में भी एंड मेन वर्ब के रूप में भी। डेयर और नीड ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग दो तरीके से हो सकता है, मॉडल के रूप में भी और मेन वर्ब के रूप में भी। और जब ये मॉडल के रूप में काम करेंगे तब तो किसकी तरह फंक्शंस होंगे इनके, हेल्पिंग वर्ब की तरह, और मेन वर्ब के रूप में मेन वर्ब की तरह फंक्शंस होंगे, जिसमें कॉमन सा फंक्शन तो आप सबके समझ में आ रहा होगा कि जब भी हमें फॉर्म्स बनानी होंगी तो किसकी फॉर्म बनती है, मेन वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब की कोई फॉर्म नहीं बनती। तो इसका मतलब जब भी डेयर और नीड का प्रयोग मॉडल के रूप में होगा यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा, हम इसकी कोई फॉर्म नहीं बना सकते, जबकि मेन वर्ब के रूप में जब इनका प्रयोग किया जाएगा तो इनकी फॉर्म्स बन सकती हैं। डेयर की डेयर्ड बन जाएगी, डेयरिंग बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उनमें। इसी प्रकार से आपको एक शब्द जो है यूएसईडी, इसको भी डिटेल में समझना होगा, क्योंकि इसका प्रयोग तीन प्रकार से किया जाता है। तीन प्रकार से कैसे, एक तो हमने अभी लिखा ही है किसकी सीरीज में, मॉडल की में। दूसरा इसका प्रयोग किया जाता है मेन वर्ब के रूप में, और तीसरा इसका प्रयोग किया जाता है एडजेक्टिव के रूप में। और माय डियर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज तक हमें यूज्ड टू करके मॉडल पढ़ाया जाता था, यानी हमारे दिमाग में एक पिक्चर छप चुकी थी सेंटेंस में, जब भी यूज्ड टू आएगा और हमसे पूछ ले कि बताइए इसमें यूज्ड टू किसका काम कर रहा है, अंडरलाइन करके मान लो पूछ लिया, सेंटेंस में यूज्ड टू दे दिया, ये वर्ड दे दिया, इसके साथ टू लगा दिया। हमारे दिमाग में आज तक क्या छवि बनी हुई है कि यूज्ड के साथ जब टू आ जाता है तो इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि ये मॉडल है।
और अंडरलाइन करके हमसे पूछ रहे एग्जाम में, बताइए यहाँ पर ये अंडरलाइंड वर्ड जो है वो किसका फंक्शन कर रहा है, किसका कार्य कर रहा है। तो हम तो फट से कहते हैं अरे यार यूज्ड के बाद टू आ रहा है, ये तो मॉडल है। कितनी सिंपल क्वेश्चन पूछा है, और पता ही नहीं है कि मॉडल के रूप में भी आ सकता है, मेन वर्ब के रूप में और एडजेक्टिव के रूप में। और आपको जानकर ये भी आश्चर्य होगा कि तीनों ही रूप में इसके साथ टू आ सकता है। तो माय डियर, ये तो बिल्कुल ही मत सोचिए कि जो हम आज तक समझते आए थे वो सर्वथा सत्य है कि यूज्ड के साथ टू लगना मतलब मॉडल नहीं। यूज्ड के साथ टू लगने से मेन वर्ब भी बनती है, यूज्ड के साथ टू लगने से एडजेक्टिव भी बनता है, और तीनों के फंक्शन, तीनों के यूज, तीनों के स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग होती है। ये आपको स्ट्रक्चर पढ़नी है इस प्रकार से। तो ये आपके मॉडल्स के स्ट्रक्चर है, यानी ये जो कुछ कंफ्यूजेबल कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको पढ़ने, जिससे कि आपको मॉडल इजी वे में समझ में आ जाए। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आगे इन्हें कंप्लीट करते हैं। तो एक बार मॉडल्स को हम, मॉडल्स में सबसे पहले हमारा मॉडल था कौन सा? कैन। पहले तो इन्हें समझ लेते हैं, फिर ये कंफ्यूजेबल पॉइंट्स जो हैं, स्ट्रक्चर हैं, इन्हें समझ लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि कैन का प्रयोग हम कहां कर सकते हैं। तो कैन के कुछ फंक्शंस हैं, पहले तो वो लिख लेते हैं हम। तो कैन के क्या फंक्शन हैं? तो कुछ फंक्शंस इसके ऐसे हैं जिनके एग्जांपल्स अभी हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो तो कंफ्यूजेबल पॉइंट्स में, तो वो तो मेरी तरफ से लिखे हुए एग्जांपल्स हो जाएंगे, वो तो फिर आपके समझ में ही नहीं आएंगे। ठीक है, तो कंफ्यूजेबल पॉइंट्स हैं, उनके बाद उनको जब हम समझेंगे तो अपने आप वो एग्जांपल्स पूरे हो जाएंगे, फिर मैं वापस उनको एक बार बता के आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो पहले तो हम पॉइंट्स लिख लेते हैं कि कैन के प्रयोग कितने हैं। तो देखिए, सबसे पहला इसका प्रयोग जो होता है वो होता है इसका एबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। किसके लिए? एबिलिटी के लिए। दूसरा इसका प्रयोग होता है कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तीसरा इसका प्रयोग होता है किसके लिए? कैपेबिलिटी के लिए। चौथा इसका प्रयोग जो होता है इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर क्लेवरनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद में इसका प्रयोग करते हैं हम किसके लिए? पावर के लिए। इसका प्रयोग स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए भी किया जाता है। इसका प्रयोग पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए भी किया जाता है। और एक इसका प्रयोग हमने अभी और लिख लिया था, इसका प्रयोग परमिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी किया जाता है। ये इसके कैन के प्रयोग हैं: एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इंटेलिजेंस, क्लेवरनेस, पावर, स्ट्रेंथ, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन। ये इसके कुछ प्रयोग हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि अपनी डेली लाइफ में अगर हमें सिर्फ बोलना हो, यूज करना हो और हमें कहना हो कि बताइए कि एबिलिटी के लिए कौन सा मॉडल आता है, कैपेसिटी के लिए कौन सा आता है, कैपेबिलिटी के लिए कौन सा आता है, तो मेरे ख्याल से हम फट से बता देंगे कैन आता है। लेकिन समस्या यही थोड़ी है, एग्जाम में तो क्वेश्चन ऐसे भी तो पूछा जा सकता है कि आपको सेंटेंस दे दिया और आपसे पूछ लिया कि विच कॉन्सेप्ट और नोशन इज बीइंग यूज्ड इन दिस सेंटेंस, और उसमें कैन का प्रयोग हो रहा है। और कैन का प्रयोग हो रहा है, आपसे पूछ लिया बताइए इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट या नोशन प्रयोग किया जा रहा है, तो आप कैसे बताएंगे, उसमें कैसे पहचान करेंगे कि वो एबिलिटी वाला है या कैपेसिटी वाला है या कैपेबिलिटी वाला है या इंटेलिजेंस वाला है, तो ये क्या है। तो इसे समझने के लिए जरूरी नहीं है कि हम यही सीक्वेंस फॉलो करें, चेंज भी कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले मैं कुछ वर्ड्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें समझा दूं। कैपेसिटी का मतलब आप सब समझते हैं क्षमता। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? क्षमता होता है। और क्षमता का मतलब है कि आप समझते हैं क्या होता है इसका मतलब, कहीं कुछ अगर कंफ्यूजन में हो तो मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम टीचिंग एड यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये बोतल है, मेरे पास एक बोतल है, इस पर अगर हम देखते हैं तो पता लगता है मुझे 2.25 लीटर, 2.25 लीटर की है ये। अब आप मुझे बताइए क्या इस बोतल में मैं 2.25 लीटर से ज्यादा पानी भर सकता हूं क्या? आप बताइए, 2.25 लीटर इसकी दे रखी है, जो भी अब आप खुद बता देना क्या है वो, लेकिन 2.25 लीटर से ज्यादा क्या मैं इसमें पानी भर सकता हूं? आप कहेंगे नो।
तो इसकी 2.25 लीटर की क्या है, कैपेसिटी है, यानी इसकी कैपेसिटी 2.25 लीटर है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता, ये इसकी इतनी ही रहनी है। तो कैपेसिटी का मतलब होता है जिसे हम बढ़ा ना सकें, क्या नहीं कर सकें, बढ़ा ना सकें। और कैपेबिलिटी वो होती है जो इसकी अपोजिट होती है, जिसको बढ़ा सकें। आज हमारी सिचुएशन कुछ और है, आगे कुछ और हो सकती है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि जिसे हम बढ़ा सकें वो कैपेबिलिटी है, और कैपेसिटी वो है जिसे बढ़ा ना सकें। जैसे कि कैपेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, तो आज आपके पास एक गाड़ी है, कोई भी गाड़ी मान लीजिए, आपके पास अल्टो है या आपके पास तो मान लीजिए फॉर्च्यूनर है, और आप ऑडी खरीदने का सपना रखते हैं। तो आप मुझे बताइए, भविष्य में आप ऑडी खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते, या फॉर्च्यूनर तक ही रहना है? आपको पता है भविष्य का कि आप ऑडी खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे? कि सर मेहनत करेंगे तो खरीद भी सकते हैं, यानी आपने बढ़ा ली ना अपनी क्षमता, तो आप एबल तो हुए उसके लिए। और अगर एबल हुए तो यानी आगे ये बढ़ सकती है, आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बताइए कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है? तो आपका स्पष्ट कहना होगा कि कैपेबिलिटी है, क्यों, कैपेसिटी तो बढ़ाई नहीं जा सकती। तो सिंपल सा पॉइंट याद रखिए, कैपेसिटी वो है जो एक बार निश्चित हो चुकी तो हो चुकी। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि आपने एक महाभारत कालीन अगर कथा सुनी हो, तो महाभारत कालीन कथा में एक जिक्र मुझे याद आता है, एक कथानक याद आता है कि जिसमें भगवान कृष्ण की बुआ का बेटा था शिशुपाल। एक बुआ के बेटे तो अर्जुन और ये थे ही पांडव आपके, और दूसरा आपका था शिशुपाल। आपको कथानक बताते ही समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहने वाला हूं। उनका शिशुपाल का वध किया था भगवान कृष्ण ने, लेकिन उसमें एक पॉइंट आया था कि मैं तुम्हारी केवल 100 गलतियां माफ करूंगा, यानी 100 से ज्यादा होते ही तेरा काम पक्का है? तो फिर इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? ये किसका एग्जाम्पल है, कैपेसिटी या कैपेबिलिटी का? इसका मतलब ये कैपेसिटी है। भगवान कृष्ण ने कैपेसिटी तय कर दी कि सिर्फ कितना तक आ सकता है इसमें, 100 तक का आ सकता है, तेरे जो 100 दोष हैं वो ही माफ होंगे, 100 से ज्यादा नहीं कर सकते इसमें। तो वो कैपेसिटी तय की थी उसमें। तो यही आपको याद रखना है कि कैपेसिटी जिसे बढ़ाया ना जा सके और कैपेबिलिटी जिसे बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो जैसे कि हम कैपेबिलिटी में लिख लेते हैं पहले, ही कैन अफोर्ड एन एक्सपेंसिव कार। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमारे सामने लिखा गया, ही कैन अफोर्ड एन एक्सपेंसिव कार। यूज तो किसका हुआ इसमें, कैन का। आपसे पूछ ले, लेकिन जरूरी थोड़ी आपसे सिर्फ ब्लैंक फिल करवाए, आपसे सिर्फ कैन का प्रयोग पूछे। आपसे ये भी तो अब ये सेंटेंस दे दिए एग्जाम में, और आपसे पूछ लिया बताइए इसमें किस नोशन का प्रयोग किया गया है, तो हम तुरंत बता दीजिए कि अफोर्ड कर रहा है एक्सपेंसिव कार को। तो ये ना तो उसकी एबिलिटी तो है ही नहीं, क्योंकि एबिलिटी में आपको बता दूं मेंटल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, मेंटल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। और मेंटल सिचुएशन को, क्योंकि एबिलिटी वर्ड जो बना है वो किससे बना है, एबल से, और कैपेबिलिटी बना है वो किससे बना है, कैपेबल से। एबल और कैपेबल वर्ड से बने हैं, और दोनों में बहुत डिफरेंस है। आगे भी इनका एग्जांपल आपको एबल और कैपेबल का पढ़ना है, तो उससे भी समझ में आ जाएगा। ये मेंटल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि ही कैन सॉल्व दिस पजल। वो इस पजल को सॉल्व कर सकता है। तो सॉल्व करेगा तो किस भी हाथ पर सॉल्व करेगा, मेरे ख्याल से मानसिक स्तर को रिप्रेजेंट करता है एबिलिटी के लिए। आप कहेंगे सर वो बात तो ठीक है, लेकिन हमें कुछ इसमें और भी दिखाई दे रहा है, और वो है इंटेलिजेंस। तो क्या इंटेलिजेंस मेंटल सिचुएशन को रिप्रेजेंट नहीं करता? बिल्कुल करता है। यही तो समझने वाली बात है, यही तो कंफ्यूजेबल पॉइंटिंग जो हमें कंफ्यूज करते हैं कि पढ़ तो हम लेते हैं, लेकिन इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हमारे जब बीएड या एसटीसी जब हम करते हैं, तो उस दौरान जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उनमें पहला उद्देश्य होता है नॉलेज, ज्ञान, दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंशन, अवबोध, और तीसरा होता है एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। ज्ञान प्राप्त कर लेने से ही कुछ आप कर सकते हैं, वो ऐसा नहीं है। उसके बाद अवबोध, ये अवबोध है। केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया आपने, मैंने लिख दिए और उनको आपने एज इट इज रट लिया,
ये ज्ञान तो प्राप्त हो गया, लेकिन इसका कितना आप यूज कर पाएंगे, विपरीत परिस्थिति में आप इन्हें एक्सप्लेन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कह सकता। लेकिन माय डियर, अवबोध क्रिएट अगर हो जाए, कॉम्प्रिहेंशन अगर हो जाए कि सर एबिलिटी भी जो मेंटल सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटेलिजेंस भी मेंटल सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए बिल्कुल सही कहा। अच्छा एक बात बताइए कि मान लीजिए आपको कुछ क्वेश्चंस दिए मैंने, ठीक है, मान लीजिए 50 क्वेश्चंस दिए और मैंने कहा इन्हें सॉल्व कीजिए। एक तो आप उन 50 क्वेश्चंस को 10 मिनट्स के अंदर ही आप सॉल्व करके और मुझे दिखा देते हैं कि सर ये लीजिए हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ध्यान दीजिएगा एग्जांपल पर, 10 मिनट में। और एक आपने उन्हें सॉल्व करते 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 अगले दिन ही आके मुझे दिखाया कि सर ये देखो हम कर लाए जैसे तैसे, मेहनत तो बहुत हुई, परेशान तो बहुत हुए, खाना भी भूल गए इसके चक्कर में तो हम लेकिन सॉल्व कर दिया। एक तो आपने समय लिया बहुत ज्यादा और एक आपने 10 मिनट में सॉल्व करके वो मुझे बता दिए। तो 10 मिनट में जो सॉल्व किया वो एबिलिटी है या इंटेलिजेंस है? तो सीधी सी बात है इंटेलिजेंस है। दैट पर्सन इज कॉल्ड इंटेलिजेंट पर्सन। एबिलिटी का तो मतलब है समर्थ है, कर सकता है। हमने ये नहीं कहा कितने समय में करेगा, तो सेंटेंस से पता लगेगा। हमने कहा ही कैन सॉल्व दिस पजल, वो इस पजल को सॉल्व कर सकता है, लेकिन कितने समय में वो लिमिट इसमें नहीं लिखी हुई है। इसका मतलब वो 2 दिन 3 दिन 5 दिन में कहीं से भी करके और उसे कर देगा सॉल्व, दैट्स ऑल। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पर यही सेंटेंस लिख दूं कि ही कैन सॉल्व दिस पजल इन नो टाइम, यानी न के बराबर समय में यूं ही कर देगा, चुटकियां बजाते हुए इसको सॉल्व कर देगा पजल को। अब यहां पर हमारे पास एक लिमिट है, और जब लिमिट दे दी कि न के बराबर समय में इसे कंप्लीट कर देगा, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? इंटेलिजेंस का। और एबिलिटी क्या है? सिर्फ कार्य को करना है। कैपेसिटी क्या है? जिसे बढ़ाया ना जा सके, और कैपेबिलिटी जिसे बढ़ाया जा सके, ये हमने यहां लिख दिया। ठीक है, इसके बाद में वी कैन यूज ओनली 1 liter मिल्क इन दिस पॉट। इस बर्तन में हम केवल, तो यहां पर कैन का प्रयोग कर रहे हैं करने को, तो कि हम इस बर्तन में केवल 1 लीटर दूध का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो वो क्या है? केवल 1 लीटर दूध आ रहा है, तो एक किसका एग्जाम्पल हुआ? कैपेसिटी, यानी इस बर्तन में इससे ज्यादा दूध अगर करेंगे तो वो फैल जाएगा। क्लियर यहां तक? क्लेवरनेस इंटेलिजेंस से बिल्कुल मैच नहीं करता। इंटेलिजेंस अलग कंसेप्ट है, क्लेवरनेस चाहे मेंटल कंसेप्ट को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन नहीं, वो अलग कंसेप्ट है। ये होशियारी को रिप्रेजेंट करता है, ये चतुराई को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल भी बिल्कुल अलग होगा कि क्लेवरनेस होने के लिए इंसान का इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है, और जो इंसान इंटेलिजेंट है वो क्लेवर भी हो, वो भी जरूरी नहीं है। एक इंटेलिजेंट पर्सन सीधा साधा भी हो सकता है, लेकिन एक क्लेवर पर्सन होता है वो बिना पढ़ा लिखा भी होता है। बिना इंटेलिजेंट पर्सन भी क्लेवर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे से इनका कोई कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है। जैसे इसमें हमने कहा ही कैन बिफूल यू, वो तुम्हें बेवकूफ बना सकता है। तो यहां पर ये जो कैन यूज किया जा रहा है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लेवरनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात आती है फिर इसके बाद में पावर, स्ट्रेंथ, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन। लेकिन पहले इन्हें एक बार रिवाइज कीजिए आप। एबिलिटी और इंटेलिजेंस दोनों का पेयर बनाकर याद कीजिए। वैसे याद नहीं होंगे ये, वैसे आप कॉम्प्रिहेंस नहीं कर पाएंगे इन्हें, तो आप कंपेयर करके इन्हें कंप्लीट कीजिए कि एबिलिटी और इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस है। इंटेलिजेंस जिसमें लिमिट हो, इतने से समय में इसे कंप्लीट कर सकता है इस कार्य को, मेंटल सिचुएशन है दोनों में। एबिलिटी कर सकता है, लिमिट नहीं है उसमें कोई भी। कैपेसिटी जिसे बढ़ाया ना जा सके, और कैपेबिलिटी
जिसे बढ़ाया जा सके। एट प्रेजेंट सिचुएशन कुछ और है, बाद में कुछ और भी हो सकती है। क्लेवरनेस भी इंटेलिजेंस और इनसे अलग है। क्लेवरनेस में केवल हम किसी के प्रति अपना कोई कार्य करते हैं तो बड़ी चतुराई से करते हैं, स्मार्टनेस हम इसे कह सकते हैं, तो उस स्मार्टनेस को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लीजिए आप कि अगर मान लीजिए आपने कोई भी क्वेश्चन मैंने दिया, वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, फटाफट आपने सॉल्व कर दिया, तो मैं आपको क्लेवर कहूंगा या इंटेलिजेंट कहूंगा? तो सबका जवाब होगा इंटेलिजेंट कहेंगे। लेकिन मान लीजिए मैंने आपका किसी मुद्दे पर मजाक बनाना शुरू किया, लेकिन आपने मेरे द्वारा बनाए हुए मजाक को मेरे ऊपर ही डाल के मेरा मजाक बना दिया, कहने वाले का ही मजाक बना दिया, तो आपको अब यहां इंटेलिजेंट कहा जाएगा या क्लेवर कहा जाएगा? तो मेरे ख्याल से आपको स्मार्ट पर्सन कहते हुए हम क्लेवर कहेंगे, बहुत चतुर पर्सन है, अपने ऊपर आनी नहीं दी वो बात। तो क्लेवरनेस और इंटेलिजेंस दोनों अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इनको आपको क्लियर करना है, फिर हम पावर और स्ट्रेंथ और इनकी बात करेंगे। ठीक है, एक बार इन्हें रिवाइज कीजिए, मिलेंगे इसके बाद वाली आपकी क्लास में। थैंक यू।